नमस्कार जी, मैं मधु शर्मा हिंदी लेखक परिवार के मंच पर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ एक कहानी जिसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। यह कहानी आज की नहीं है, लेकिन हमारे ही दिल में बसने वाली दिल्ली शहर की कहानी है। बीते हुए दिनों में एक रईस के इज्जत की हृदयग्राही की कहानी है। तो आइए सुनते हैं कहानी ककड़ी की कीमत। आज तो दिल्ली का सब रंग ढंग ही बिगड़ गया है। बाजारों में, मकानों में, चाल ढाल में, सड़कों में, सब में विलायतीपन आ गया है। जब से दिल्ली भारत की राजधानी बनी है और नई दिल्ली की चकाचौंध को मात करने वाली विचित्र नगरी बसी है, तब से यद्यपि पंजाब से अलग सूबा बन गया है, फिर भी उसमें बुरी तरह से पंजाबीपन भर गया है। नई दिल्ली जब बस रही थी, तब ढेर के ढेर पंजाबी सिख और सभी उत्साही लोग, जिन्होंने पंजाब के गेहूं, उर्द और चने खाकर अपने शरीर बल को खूब वृद्धि दी है, नई दिल्ली पर चढ़ दौड़े। ठेकेदार से लेकर साधारण मजदूर तक पंजाब के साहसी पुरुष भर गए। उन्होंने नई दिल्ली में प्रारंभ में कोड़ियों के मोल जमीन ली और बस गए। अब नई दिल्ली में वे सरदार जी होकर मोटर में दौड़ते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा। दिल्ली के महीन आदमी न जाने कहाँ खो गए। अब तो जगह जगह होटल खुल गए हैं। लाइन की लाइन खालसा होटलों की दुकानें आप दिल्ली के बाजारों में देख सकते हैं, जहां झटका पकने का साइन बोर्ड लगा होगा और वहां अनगिनत सरदारगण बड़े बड़े साफे बांधे, लंबी दाढ़ी फटकारे, कोट पैंट बूट पहने, खाट या टेबल पर बैठे रोटियां खाते दिख पड़ते हैं। छुआछूत को तो इन्होंने डंडे मारकर दिल्ली से नजाकत के साथ दूर ही कर दिया। शाम को आप जरा चांदनी चौक में एक चक्कर लगाइए। पंजाबी युवतियां और प्रौढ़ाएं बारीक दुपट्टा माथे पर डाले, शलवार कमीज पहने, मुंह खोले बेफिक्री से कचालू वाले के इर्द गिर्द बैठकर आलू कचालू खाती नजर आएगी। कभी कभी ब्याह शादी के जुलसों में होरियों की वह देह लवी नुक्केदार पगड़ियां कुछ पुराने सिरों पर नजर आती थी, परंतु वह निमास्तीन अंगरखे, वसूली के जूते, दुपल्ली, दो माशे की टोपी, बगल में महीन शरबती का दुपट्टा तो बिल्कुल हवा हो गए हैं। सर्दे के दामन और सफेद शरबती की चादरें लपेटे की ललनाएं नहीं दिख पड़ती। न अब वे जड़ाऊ जेवर ही उनके बदन पर दिख पड़ते हैं, जिनकी बदौलत 2000 जड़िए और 5000 सुनार दिल्ली से अपनी रोजी चलाते थे। अब तो बारीक क्रेप की फैशनेबल साड़ियाँ, उन पर नफासत से कड़ी हुई बेलें, बिना आस्तीन के जम्पर, जिनमें से समूची मृणाल भुजाएं खुला खेल खेलती है, साथ में ऊंची एड़ी के रंग बिरंगे सैंडल जूते, अजीत चांदनी चौक में देखते देखते आंखें थक जाती है। देश की इन पर्दाफाश बहनों में सुशिक्षिताएं तो बहुत ही कम है। ज्यादातर मोर का पंख खोसकर मोर बनने वाले कोए जैसी है। इसका पता उनके चेहरे पर पुते हुए फूहड़ ढंग के पाउडर से, होठों में खूब गहरे लगे गुलाबी रंग से, तीव्र सेंट से, सराबोर चटकीली रेशमी रुमाल से, बालों में चमचमाते नकली जड़ाऊ पिनों से अनायास ही लग जाता है। कभी कभी तो इन अध कचरी मेम साहिबा की कोमल कलाइयों में दिल्ली के फैशन के सोने के दस्तबंदों और अनगिनत चूड़ियों के बीच फैंसी रिस्ट वॉच तथा पैरों के जेवरों पर ऊंची एड़ी का सैंडल शू मन में एक अजब सी हास्य रस उत्पन्न करता है, खासकर उस हालत में जबकि उनके पालतू पति महाशय पतलून पर लापरवाही से स्वेटर पर कोट डाले उनके पीछे पीछे उनकी खरीदी हुई चीजों का बंडल लिए बड़े उत्साह से चलते फिरते और मुसाहिबी करते नजर आते हैं। 38 वर्ष हुए उस समय दिल्ली के चांदनी चौक में। अब जहां अगल बगल पैदल चलने वालों के लिए पटरियां बनी हैं, वहां सड़कें थी। सड़कें कंकड़ की थी। उनमें बहली, मझोलियां, इक्के सरपट दौड़ा करते थे। दोनों समय उन पर सड़कों पर छिड़काव हुआ करता था। बीचों बीच जब चमचमाती सीमेंट का पुख्ता सड़क है, नहर पर पटरी बनी थी,
उसके दोनों ओर खूब घने वृक्षों की छाया थी। ज्येष्ठ बैसाख की दोपहरी में वहां शीतल वायु के झोंके आया करते थे। उस पटरी पर बड़ी बड़ी भीम काय बैलों की छतरियां लगाए खोंचे वाले अपनी छोटी छोटी दुकानें लिए बैठे रहते थे। उसमें बिसाती टोपी वाले, टुकड़ी वाले, घी के सौदे वाले, दही बड़े वाले, चने की चाट वाले, कचालू वाले, मेवा फरोश तथा फल वाले सभी होते थे। उनमें भी छोटे दुकानदार अपनी छोटी सी दुकान को किसी टोकरी में सजाए गले में लटकाए घूम फिर कर सौदा बेचा करते थे। सैकड़ों आदमी उन वृक्षों की घनी छाया में पड़े हुए थकान उतारा करते थे। घंटा घर के सामने कमेटी की संगीन इमारत के आगे अब जहां महारानी विक्टोरिया की मूर्ति रखी हुई है, वहां काले पत्थर का एक विशालकाय हाथी खड़ा था, जिसे जयमल फत्ते का हाथी कहकर बूढ़े आदमी उस पटरी पर वृक्षों की छाया में लेटे उनिंदी आंखों में खमीरी तंबाकू का मद भरे भांति भांति के किस्से कहानी कहा करते थे। दिल्ली के निवासियों की बोली में एक अजीब सा लौच है। खोंचे वाले की आवाजें भी एक से एक बढ़कर होती थी। सब्जी तरकारियों में जो पहले चलती वही दिल्ली के रईस खाते थे। भिंडी और करेले जब तक रुपए सेर बिकते थे। कच्ची आम की केरियां जब तब 12 आने सेर बिकती थी, तभी तक वे दिल्ली वाले के खाने की चीज समझी जाती थी। सस्ती होने पर उन्हें कोई नहीं पूछता था। बैर के मौसम में लोग बेरों को चाकू से छीलकर उन पर चांदी का वर्क लपेटकर खाते थे। लताफत और नजाकत हर एक बात में थी। जैसे बहीन आदमी थे वैसे ही उनका रहन सहन भी था। फागुन लग गया था और बसंत भी आ गया था। सर्दी कम हो गई थी। बासंती हवा मन को हरा कर रही थी। बाजार में नर्म नर्म पतली ककड़ियों के कुंजे बिकने आने लगे थे, पर उनके दाम काफी महंगे थे। इसलिए यह रईसों का ककड़ी खाने का मौसम था। एक जवान कुंजड़ा सिर पर नारंगी साफा बांधे, बेपरवाही से बांध बदन पर तंजेब का ढीला कुर्ता पहने, गले में सोने की छोटी सी तावीज काले डोरे में लटकाए, आंखों में सुरमा और मुंह में पान की गिलोरियां दबाए, कमर में चौखाने का तहमत और पैर में फूलदार सलेम शाही आदि छटांग का जूता पहने ककड़ियां बेचता पटरी पर मस्तानी अदा से घूम रहा था। उसके हाथ में झाऊ की एक सूफियानी चौड़ी टोकरी थी। उस पर केले के हरे पत्ते पर गुलाब के फूलों के बीच ककड़ी के 2 रवे रखे थे। टोकरी उसके दाहिने हाथ में अधर धरी थी। वह अपनी मस्त आंखों में इधर उधर घूमता झूमती झूमती ललकती आवाज में आवाज लगाता था। नाजुक ये ककड़ियां ले लो, लैला की उंगलियां ले लो, मजनू की पसलियां ले लो, नाजुक ये ककड़ियां ले लो। पीछे से आवाज आई, ककड़ी वाले जरा वरे को आना। उसी भांति मस्तानी अदा से पुकारता हुआ ककड़ी वाला पीछे को फिरा। पुकारने वाला कहार था। वह एक बुढ़ा आदमी था। उसकी सफेद सफेद बड़ी मूछें, पक्का रंग, लट्ठे की मिर्जई दुपल्ली टोपी और चौखाने का अंगोछा कंधे पर पड़ा हुआ था। ककड़ियों को देखकर उसने कहा, सिर्फ 2 ही रवे हैं? अभी ककड़ियां कहाँ है? वह तो कहो मैं 4 रवे लाया था, 2 बिक गए, 2 ये हैं। लेना हो तो लो, मोल भाव का काम नहीं, 54 लूंगा। बूढ़ा कहार अभी नहीं बोला था। एक युवक ने तीव्र आवाज में कहा, 58 लो जी, ककड़ियां हमें दो। पहलवान युवक भी कहार था। उसकी मसें अभी भीगी थी। भुजदंडों में मछलियां उभर रही थी। उसने हैरती हुई आंखों से बूढ़े कहार की ओर देखा और 58 ठन्न से जाबे में फेंक दी। सौदा हमसे हुआ है जी, ककड़ियां हम लेंगे। यह लो 1 रुपया, ककड़ियां हमें दो। कुंजड़ा क्षण भर स्तंभित रहा। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से युवक की ओर देखा। युवक ने कहा, कुछ परवाह नहीं, हम 2 रुपए देंगे। हम 5 रुपए देते हैं। हम 10 रुपए देते हैं। यह लो 20 रुपए, ककड़ी तो हम खरीद चुके। 25 है, यह ककड़ी हमने ले ली। हमने 30 दिए। युवक के माथे पर बल पड़ गए।
उसने कहा, हम 50 में खरीदते हैं। लाओ जी, ककड़ियां इधर दो। बूढ़े कहार ने हंस दिया और आज्ञा की दृष्टि से युवक की ओर देखकर जरा सीधा खड़ा होकर उसने तेज स्वर में कहा, मैंने 100 रुपए में दोनों ककड़ियां खरीद ली। युवक कहार क्षण भर घबराई दृष्टि से बूढ़े को देखता रहा। बूढ़े ने विजय गर्वित दृष्टि से उसे घूरते हुए कहा, दम हो तो आगे बढ़े, ककड़ियां 5,000 तक मेरे यहाँ आएगी। सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए। युवक लज्जा और क्रोध से भरकर चुपचाप चल दिया। सैकड़ों कंठों ने नारा बुलंद किया, वाह भाई वाह, आखिर तू है किस घराने का नौकर जो इस समय दिल्ली की नाक है। शाबाश। बूढ़े ने कमर से रुपए खोलकर गिन लिए, ककड़ियां ली और इस भांति अपने मालिक के घर को चला जैसे वह एक राज्य विजय कर लाया हो। बूढ़े ने अपने मालिक लाला जगत नारायण जी के सामने जाकर फूलों और केले के पत्तों में लिपटी हुई ककड़ियां रख दी। शाम हो चली थी। लाला जी ने पूछा, क्या 2 ही मिली? जी हाँ, बाजार भर में 2 ही ककड़ियां थी जिन्हें आपका सेवक 100 रुपए में खरीद लाया है। इसके बाद कहार ने जो घटना बाजार में घटी थी सब कह सुनाई। लाला ने सब सुना, क्षण भर में स्तंभित रहे। क्षण भर बाद उन्होंने अपने गले से सोने का तोड़ा उतारकर बूढ़े के गले में डाल दिया। उसके बदन को दुशाले में लपेटकर स्वयं भी उसमें लिपट गए। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, शाबाश मेरे प्यारे रामदीन, तुमने बाजार में मेरी प्रतिष्ठा बचा ली। उसके बाद उन्होंने चांदी की तश्तरी में ककड़ियों को गुलाब के फूल में रखकर ऊपर कमख्वाब का एक रुमाल ढककर कहा, जाओ लाला शिव प्रसाद जी से मेरा जय गोपाल कहना और कहना कि आपके सेवक ने प्रेम की सौगात भेजी है, हाथ जोड़कर अर्ज की है, स्वीकार करके इज्जत अफजाई करें। युवक से सब घटना सुनकर शिव प्रसाद जी चुपचाप मसनद पर लुढ़क गए। मुंह की गिलोरी उन्होंने थूक दी। नौकर चाकर चिंतित हुए, पर कोई कुछ नहीं कह सकता था। थोड़ी ही देर में बूढ़े रामदीन ने आकर अदब से आगे बढ़कर तश्तरी लाला शिव प्रसाद जी के सामने रखी और हाथ जोड़कर अपने मालिक का संदेश भी निवेदन कर लिया। लाला शिव प्रसाद जी चुपचाप एकटक तश्तरी में रखी दोनों ककड़ियों को देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने ककड़ियां भीतर भिजवा दी और तश्तरी अशर्फियों से भरकर कहा, ये लो तुम्हारा इनाम है, लाला जगत नारायण जी से हमारा जय गोपाल कहना। बूढ़े रामदीन ने झुककर सलाम किया और चला गया। तो यह थी कहानी दिल्ली के बीते हुए दिनों के रईसों की। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट्स करें और हाँ, कहानी अगर आपको पसंद आती है तो इसे आप अन्य साहित्य प्रेमियों तक अवश्य साझा करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।